जय हिंद। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, आपकी नई हेडिंग है सक्रियता श्रेणी, जो आपके पेपर में यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आज आपके सामने आया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपका जो चैप्टर है 3 है, धातु और अधातु, वही चैप्टर चल रही है। मैं कोशिश करूंगा कल तक ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। तो चलते हैं, ध्यान देते हैं। सक्रियता श्रेणी, आप जानते हैं सक्रियता श्रेणी है क्या? पहले उसके हम डिफिनेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सक्रियता श्रेणी वह सूची है, ध्यान देना, सूची मतलब क्या होता है? तालिका। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इतनी बात तो आप समझ पाए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है? अवरोही क्रम में होती है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब ये होता है, पर इसका मतलब आप समझ लीजिए पहले तो। इसका मतलब ये होता है कौन सी धातु बहुत ही जल्दी से अपक्रिया कर लेगी, उसी धातु को सक्रियता श्रेणी के ऊपर रख दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोटेशियम यहाँ लिखा है सबसे अधिक अपक्रियाशीलता, घटती अपक्रियाशीलता और सबसे कम अपक्रियाशीलता। तो ध्यान देना, यहाँ पे सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक, मेरी बात आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? मैं इसी लेक्चर में सारे बात को मैं पूरा कर दूंगा, बस आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए, सुनिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो पोटेशियम है, यहाँ पे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे धातु हैं बहुत जल्दी से अपक्रिया कर लेते हैं। बात समझ में आई इतनी? तो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु हैं ये, और ये विद्युत के अपघट्य होते हैं, यानी विद्युत अपघट्य, इनको हम विद्युत अपघटन बोलते हैं। विद्युत अपघटन धातु है ये, ठीक है? विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन ये है। कहने का मतलब ये होता है ये विद्युत धारा में अधिक उपयोग होने वाले धातु हैं, तो इन्हें सक्रियता श्रेणी के ऊपर रख दिया गया है। चलते हैं, यहाँ जिंक है, जिंक से लेकर कॉपर तक, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड यानी सीसा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया। इनकी अपक्रियाशीलता इससे कम होती है, ये अपक्रिया करने में थोड़ा सा इससे क्या होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, ये अपक्रियाशील थोड़ा से कम होती है। यहाँ मैं लिख दिया घटती अपक्रियाशीलता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन के उपयोग से अपचयन करते हैं। ये कार्बन, अगर एक कोई कार्बन पा जाते हैं ना, इसके उपयोग से अपचयन कर जाएंगे। इतनी बात समझ पाए आप? और देखिए यहाँ Hg, जिसे हम पारा बोलते हैं या मरकरी बोलते हैं, Ag माने क्या होता है? आप समझ सकते हैं, Ag होता है, Au होता है। Au क्या होता है? गोल्ड। क्या होता है? जो Au होता है वो क्या होता है? गोल्ड होता है। इतनी बात आप समझ पाए? जो Au होता है उसे गोल्ड कहते हैं, Ag को हम सिल्वर कहते हैं, और Hg को हम पारा या मरकरी कहते हैं। ये सबसे कम अपक्रियाशील धातु हैं। इतनी बात आपको मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगला हमारी टॉपिक है, हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी धातु को हम तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 होता है, 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर इनसे हम क्या करेंगे? अपक्रिया कराएंगे तो अपक्रिया कराने के बाद में अगर हम सोडियम प्लस लिख देते हैं और प्लस इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2
कामा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यानी सोडियम को यहाँ पे 2 8 कितना हो गया 10 हो गया, और ये 11 हो गया, 11 में बोल सकता हूँ। लेकिन 8 2 10, इसको हम क्या बोलेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के जब सोडियम अपक्रिया करता है तो यहाँ से एक ऋणायन निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे खुद इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जो घटकर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। हमको सोडियम क्लोराइड बनाना है। अगर हम क्लोरीन की बात कर ली, ध्यान देना आप, अगर हम क्लोरीन की बात कर ली तो क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7, कितना होता है 2 8 और 7 होता है, कितना हो गया 7 दूनी 14 15 16 17 हो गया, कितना हो गया 17 हो गया, 7 दूनी 14 15 16 17 17, हाँ ठीक 17 हो गया। और प्लस में कह दिया क्या इलेक्ट्रॉन, क्या कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान देना, तो यहाँ जब क्लोरीन बनेगा, क्योंकि ये जब ये क्लोरीन है, अब जब इलेक्ट्रॉन है, जब दोनों अपक्रिया करेंगे तो ऐड होकर यहाँ पे इसका जो ऋणायन है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 8 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ठो निकल गया है, इसलिए यहाँ कमी आ गई, और यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन जाकर क्लोरीन से संबंध बना लिया, ऐड हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 8 8 हो गया, यानी 18 हो गया, हम 17 था। इतनी बात समझ पाए आप। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को मिलाने के बाद में मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे हम मिटा देते हैं कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे इसको ध्यान देना है आप कि मेरे पास क्या है, जैसे सोडियम है, क्या है भैया सोडियम है। अब सोडियम हो गया और प्लस क्या हो गया क्लोरीन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। किसके पास है भैया क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ इसके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं कि अभिक्रिया वही मेटल वही नॉन मेटल अभिक्रिया वही करते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो ध्यान देना कि अब क्या करेगा, बड़े आप अच्छे से समझना है आप। जैसे मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास, जैसे हमने कहा किया NH3 1 2 1 मिनट 1 2, और यहाँ पे क्या है इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, H है और H है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं एकाकी युग्म कहते हैं। इतनी बात अगर आप समझ पाओगे तो बहुत अच्छे समझ जाओगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब देखिए ध्यान देना आप कि यहाँ मैंने आपको ये बताया कि जब अगर किसी का 8 इलेक्ट्रॉन भरा होगा तभी वो अपक्रिया कर पाएगा, तभी वो बॉन्ड बना पाएगा। अगर मान लीजिए सोडियम है या हाइड्रोजन है या कोई भी धातु है, नाइट्रोजन है, जब तक उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक वो अपक्रिया नहीं करेगा, न तो बॉन्ड बना पाएगा और न वो अपक्रिया कर पाएगा। मेरी बात को ध्यान समझना है आप। अब होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ नाइट्रोजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना 4 हो गया, 2 कितना हो गया 6 हो गया, 2 2 4 2 6 और 8 हो गया। यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान देना है आप, होता क्या चीज़ है। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। बात समझ पाए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है, इसे बोला गया एकाकी युग्म, लेकिन बट हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। तो ध्यान देना है आप। तो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से कहता क्या है कि हे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इससे नाइट्रोजन से कह रहा है कि हे नाइट्रोजन, अगर तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरी जिंदगी उजड़ने से, बर्बाद होने से बच जाएगी।
तो ये बहुत चालाक होता है नाइट्रोजन, कहता है नहीं, नेवर, कभी नहीं। अगर मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा तो मेरे अंदर अष्टक की कमी हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन में से कोई 1-2 इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी तो मैं वीक हो जाऊंगा। वीक मतलब कमजोर हो जाऊंगा, ना मैं कोई बांड भी बना पाऊंगा और ना मैं रिएक्शन बना पाऊंगा। तो ध्यान देना। तो अब क्या करेगा, यही नाइट्रोजन कहता है नहीं, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम क्या करो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बांड बना लूंगा। लेकिन एक बात ध्यान समझना, तुम स्टाम्प, ये क्या करता है नाइट्रोजन, इससे स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर करा लेता है कि तुम कभी भविष्य मुझे छोड़कर जाओगे नहीं। तो यही क्या होता है, वही क्या होता है, हाइड्रोजन इसके पास आता है और यहाँ बांड बना लेता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ के यहाँ पड़े रहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरा हो गया और बांड बन गया। अब इससे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध, या इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं या सहसंयोजी बंध बोलते हैं। इतनी बात आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ जब तक 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऐड नहीं होगा तब तक क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर यही सोडियम से मांग लेगा तो इसका भैया क्या हो जाएगा, ये फुली डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी विकासशील हो जाएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके पास चला जाता है। तो ये क्या, इसके पास क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन भरपूर हो जाता है और फिर तुरंत क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे सोडियम प्लस बन जाता है और क्या होता है, क्लोरीन क्या होते हैं, ये भी क्लोरीन भी बन जाते हैं। बात समझ में आया, ये क्लोरीन भी बन जाता है, ये क्लोरीन भी यहाँ आप देख रहे हैं आप 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, यानी क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड का NaCl का निर्माण हो गया। ये नमक बनने के प्रोसेस, ऐसा होने के बाद में ये आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो बनने के बाद में तब जाके सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो ये इस प्रकार से इस सिम्टम को देखा गया। अब अगले टॉपिक की मैं बात करूँ, आपकी जो हेडिंग है उसका हेडिंग का नाम है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक जिसके ऊपर धन का चार्ज होता है, ऋण का चार्ज होता है, उन्हीं को तो हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इनका वर्ग क्या है, इनके सिम्टम क्या है, इनके गुण के बारे में हम बारी बारी से आज बात करेंगे। ध्यान देना, आयनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं, आप ध्यान सुनिए। आयनिक यौगिक जिसके मैंने अभी आपको बताया, जिसके ऊपर धन का चार्ज हो, पॉजिटिव का चार्ज हो, जिसके ऊपर ऋण का चार्ज हो, निगेटिव का चार्ज हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो चलते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक के गुणधर्म। अब यहाँ आयनिक यौगिक के गुणधर्म, पहला इनका जो गुण है उनका नाम है भौतिक गुण। भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण ये होता है कि जो धन एवं ऋण आयन होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, जो धन और ऋण आयन होते हैं उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल लगता है। जो धन आयन होते हैं, जो ऋण आयन होते हैं, उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल बनता है। जानते हो ये जो कारण होता है, ये आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस, और थोड़ा अभी फिर आप ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए भौतिक गुण क्या होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कमरा है। अब कमरा में मान लीजिए कोई क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है। अब यहाँ प्रोटॉन और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इधर इलेक्ट्रॉन है। आप इस बात को आप अच्छे समझ जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जरा आप ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का कण है।
जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो भारी कण है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो जो पॉजिटिव का चार्ज होता है, जो निगेटिव, इनके बीच में बहुत बड़ा आकर्षण होता है। तो आकर्षण बल के नाते ये चक्कर लगाते 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 इसके पॉजिटिव के पास क्या होते, खींच कर चले जाते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि जो धन एवं ऋण आयनों के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। अब गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, बहुत ही अधिक होता है। इन्हें ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही ऊर्जा चाहिए तब जाके गलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, धातु क्या है, जैसे मान लोहा, लोहा अगर हम आयरन की बात कर लें तो अगर आयरन को आग के द्वारा जलाया जाए तो काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके वो लोहा पिघलता है, वो आयरन पिघलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भाई धन आयन है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, तभी तो इतना टाइम लगता है पिघलने में। इतनी बात आप समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं, तीसरी हेडिंग है घुलनशीलता। अब बताओ घुलनशीलता क्या है, ठीक है। अब घुलनशीलता मतलब ये होता है कि जो केरोसिन, पेट्रोल होते हैं, अभी मैं आपको बता, पहले हेडिंग है घुलनशीलता, तीसरा आपका हेडिंग है घुलनशीलता। घुलनशीलता, अब ये ध्यान दीजिएगा, घुलनशीलता ये होता है घुलने की प्रक्रिया है। इसमें होता ये है कि वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील, परंतु केरोसिन, पेट्रोल आदि में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। कुछ जो धन आयन वाले होते हैं, ऋण आयन होते हैं, जो विलेय होते हैं, जो यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल में मिक्स नहीं होते हैं, बाकी सब में मिक्स हो जाते हैं। वो क्या है, घुलनशीलता की क्वालिटी है। और ध्यान दीजिएगा, अब हमारी अगली हेडिंग है खनिज। ये तो गुणधर्म तो खत्म हो गया, अगली हेडिंग है खनिज। अब आप ध्यान सुनना, खनिज क्या है। खनिज आप जानते हो, खनिज पदार्थ, क्योंकि दुनिया में धरती के नीचे बहुत सारे धातु दबे हुए हैं। हमारे भूपर्पटी के नीचे से बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, यानी जो जमीन है, जमीन के नीचे बहुत सारे धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब दबे हुए हैं। उन्हीं को निकालते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खनिज। और एक बात ध्यान देना, खनिज में अगर जैसे मान लेते हैं, अगर कोई आपने धातु निकाला या लोहा निकाल लिया जमीन के अंदर से, या मान लीजिए कोई सोना निकाल लिया, तो वो शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी धातु में अगर मिट्टियाँ लगी होती हैं, अशुद्धियाँ लगी होती हैं, तो उन्हीं को हम खनिज कहते हैं, उन्हीं को हम अयस्क कहते हैं। खनिज तो निकालने की प्रक्रिया है ना, जो जमीन के नीचे से खनकर निकाला गया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को हम, यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे, पृथ्वी के नीचे दबी हुई जो धातु होते हैं, पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है, पाया जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। इतनी बात आप समझ पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, धातुओं की प्राप्ति, धातु को प्राप्त कैसे करते, भाई खनिज जो है, जो खनिज है, खनिज तो निकाल लिया, अब खनिज का मतलब खनने की प्रक्रम है। ये जो धातु जमीन से निकाला गया, वो चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। लेकिन धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। तो अभी समुद्र की मैं बात कर लूँ, समुद्र में बहुत सारे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे लवण होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यही क्या है, धातु है ना। सोडियम क्या है, धातु है। जैसे भी समुद्र का पानी खारा होता है, तो खारा होने मतलब क्या है, धातु है, उसमें नमक की मात्रा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम धातु ही बोलेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अयस्क। ठीक है, अयस्क, अयस्क हम इसे हम बोलते हैं ओर।
क्या बोलते हैं, और। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी चल रही है यहाँ पे। हम और क्या है, धातु में उपस्थित खनिज जैसे अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। अयस्क यानी जो धातु में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अयस्क। जैसे मान लीजिए कोई गोल्ड मेरे पास है, जैसे अभी कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कोई भी अगर रिंग अगर आप वापस करने के लिए मार्केट जाते हो किसी स्वर्णकार के पास, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं भाई इतना कटेगा, इसका इतना कटेगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने बहुत दिन से उसको पहना है, बहुत सारी अशुद्धियाँ चिपकी हुई है, उसको तौलेंगे तो 1 ग्राम बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको वो काट कर तब उनको, ताकि उनको घाटा ना हो। और इतनी ही बात नहीं, अगर मान लीजिए आप कोई नहर के बगल में कोई खेती में काम कर रहे हैं, आप फावड़ा चला रहे हैं, तो कोई सोने का पत्थर निकल गया, सोने का कोई पार्ट निकल गया, तो आप क्या करोगे, अगर कहीं लेके जाओगे बैंक में या कहीं भी आप जमा करने के लिए जाओगे, तो उसको परसेंटेज को काट कर निकाल कर तब आपका पैसा मिलेगा। क्योंकि जानते हो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। तो अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जैसे कंक्रीट, पत्थर, डगर, मिट्टी, यही सब क्या होती हैं, उस धातु के साथ चिपकी होती है, मिक्स होती है, मिली हुई होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं, और कहते हैं। अब धातुओं का निष्कर्षण आप जानते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एवं कॉपर आदि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, धातु को निष्कर्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये एक होता है अयस्कों का समृद्धिकरण। भाई देखो, इसे भूंजना, इसे क्या होता है, गलाना, इसे फिर मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद में उसको हम रोस्टिंग करते हैं, पिघलाते हैं। तो बहुत सारे प्रक्रम से गुजरने के बाद में तब जाके शुद्ध धातु प्राप्त होता है। भाई देखो, जितना आपके सिलेबस में मैं आपको उतना बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको गहराई में नहीं लेके जा रहा हूँ, बस आपकी परीक्षा के बेस पे, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, अयस्कों का समृद्धिकरण, मतलब कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। भाई गैंग क्या होता है, GAUNGE, गैंग वो चीज़ होती है जो धातु पे कंक्रीट, मिट्टी और अशुद्धियाँ लगी रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग। तो गैंग को हम अलग करते हैं क्लास 12th में जब आप फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, उसमें लिखा गया है कि भाई अशुद्धियों को अलग करने के लिए एक प्रकार से क्या होता है, ऐसा लगा होता है। ठीक है, ऐसा लगा होता है, ऐसा। ठीक है, अब इधर ऐसे पट्टे लगे होते हैं, अब यहाँ हॉपर लगा होता है। अब इधर से अगर कोई धातु डालते हैं ना, तो अगर उसमें धातु उसमें अशुद्धियाँ हैं, अयस्क को जब डालते हैं ना, तो यहाँ 2 क्या होते हैं, हॉपर होते हैं। जो हल्का वाला होता है भाग के यहाँ चला जाएगा, जो धातु भाई वजन होगा, वजन आके यहाँ गिर जाता है। जो ऐसे पट्टा चलता रहता है, उस पर जब गिराएंगे किसी अयस्क को, तो जो अशुद्धियाँ होंगी वो दूर चली जाएंगी इस डब्बे में, और जो शुद्ध धातु होता है उस भाई वजन होता है, तो जाके इसमें गिर जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर आपका यही। तो दोस्तों नमस्कार।